हेलो एवरीवन, दिस इज शीरीन एंड आई वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडिशिनो। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक जड़ का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है किस में द्वितीयक जड़ पाई जाती है या द्वितीयक जड़ का उदाहरण है। घास है, मक्का है, गेहूं है या नीम है। ठीक है, तो आपकी जो द्वितीयक जड़ होती है वो घास में पाई जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला घास। ठीक है, घास में कौन सी जड़ पाई जाती है, तो द्वितीयक जड़ पाई जाती है। और आपके जो बाकी तीन ऑप्शन है मक्का, गेहूँ और नीम, ये क्या प्राथमिक जड़ के उदाहरण है, इसमें प्राथमिक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं घास में द्वितीयक जड़ पाई जाती है और मक्का और गेहूं में, इन तीनों में पाई जाती है आपकी प्राथमिक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कांस्य से दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, आपको बताना है जो कांस्य है, जो ब्रॉन्ज है, उसमें दो धातुओं का मिश्रण होता है। ठीक है, वो कौन सी दो धातुएं हैं। आपके ऑप्शन है तांबा या जस्ता, तांबा और टिन, या तांबा और लोहा, या एल्यूमिनियम और टिन। ठीक है, तो जो आपका कांस्य है वो दो धातुओं से मिलकर बनता है, वो दो धातुएं हैं तांबा और टिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, तांबे को बोलते हैं Cu और टिन को बोलते हैं Sn। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको कि तांबे को Cu से डिनोट करते हैं और टिन को Sn से डिनोट करते हैं। और कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि तांबे का कितना परसेंटेज होता है और टिन का कितना परसेंटेज होता है। तो ठीक है, तो क्या कहते हैं कांस्य में जो है तांबे का परसेंटेज होता है 90%। ठीक है, इसमें 90% होता है आपका तांबा और 10% होता है टिन। ठीक है, जब इन दोनों को इस परसेंटेज से मिलाते हैं तो क्या बनता है, कांस्य बनता है या ब्रॉन्ज बनता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला तांबा और टिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो नींबू है अगर हम वो साधारण पानी में डालते हैं तो क्या है, डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में डालते हैं तो वो तैरता रहता है। किस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। ठीक, सेकंड ऑप्शन है आपका नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या फिर साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। देखिए जो हमारा साधारण पानी होता है उसका घनत्व जो है वो नमकीन पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए क्या होता है नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है और नमकीन पानी में तैरता रहता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नमकीन पानी होता है उसका घनत्व अधिक होता है और साधारण पानी का घनत्व कम होता है। इसलिए आपका राइट आंसर थर्ड वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, आपको बताना है जो आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं स्पायरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा, इसमें से कौन सा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है, ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो कि तालाब व पोखरों में पाया जाता है, तालाब व पोखरों में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है तालाब व पोखरों में पाया जाता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ क्या पदार्थ ये क्या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये पैरामीशियम वगैरह पाए जाते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कीट जो है मतलब क्या कहते हैं कॉलोनियों में एक साथ नहीं रहता है। ततैया या बर, चींटी, दीमक या मकड़ी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। ठीक है, ये क्या है, बस्तियों में एक साथ नहीं रहता है। ठीक है, मधुमक्खियों के साथ या किसी भी कीट के साथ एक साथ नहीं रहता। और जो आपके ये बर है, चींटी है, दीमक है, ये क्या बस्ती में या कॉलोनी में एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला मकड़ी, जो कि कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है।
नेक्स्ट है वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। ठीक है, आपको बताना है कि हमारे वायुमंडल में 99% भाग पर कौन सी दो गैसें हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन या आर्गन एवं ओजोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। देखिए सबसे ज़्यादा वायुमंडल में हमारी गैस कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, जो कि 99% है, और 1% क्या है हमारी अन्य गैसें, जिसमें क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पाई जाती है 20.93% और आपकी नाइट्रोजन कितनी है 78.07%। ठीक है, और जो 1% बची उसमें क्या सारी अन्य गैसें आ जाएंगी। तो याद रखिएगा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और उन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सी है तो नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। आपको बताना है कि कौन से मतलब किस उद्यान को पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को, या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसको पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। और अगर आपसे पूछ लेते कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पड़ता है। और यहाँ पे क्या क्या ये एक बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, ये क्या बाघ अभ्यारण्य है। ठीक, जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसको पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान बोलते थे, और ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में पड़ता है। और किसके लिए फेमस है तो बाघ के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। आपको बताना है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, या फिर आवास का पानी के साथ संबंध, या पानी की तकनीक का संरक्षण। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। ठीक है, इसमें क्या होता है जो हमारे हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है मतलब क्या इसमें जो है पौधों को मिट्टी से नहीं उगाते बल्कि पानी में पौधों को उगाया जाता है। इसमें क्या होता है पानी में पौधों को उगाया जाता है, पानी में पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से है। ठीक है, मतलब इसे मिट्टी से पौधों में वृद्धि नहीं होती बल्कि क्या पानी की सहायता से पौधों में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट आपका है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपको बताना है वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो आपका जो वन्य प्राणी सप्ताह जो है ये आपका मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि ये 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ठीक है, 1 से 7 अक्टूबर तक क्या मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह। नेक्स्ट आपका है ये कहाँ पाए जाते हैं, किस स्थान पर पाए जाते हैं, या अधिपादप बोले या एपिफाइट। ठीक है, ये क्या है एक जीव है, ये हमारा क्या है जीव है, याद रखिएगा ये क्या है जीव है। और आपको बताना है ये कहाँ पाया जाता है, तो ऑक्सीजन के सांद्र उच्च होता है वहाँ पे, या तापमान काफ़ी कम होता है वहाँ पे पाई जाती है, वर्षा पूरे वर्ष होती है। लास्ट ऑप्शन है आपका वर्षा मौसम के अनुसार होती है। ठीक है, जो हमारे अधिपादप हैं ये क्या है ये उस स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है। तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा, वर्षा पूरे वर्ष होती है। ठीक है, जहाँ पे भी वर्षा पूरे वर्ष होती है वहाँ पे अधिपादप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका
मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। देखिए जो आपके मैंग्रोव हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, डेल्टाई। ये क्या है, आपके डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जैसे कि आपका सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन है, तो वहाँ पे क्या मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं। और आपको बताना है कि मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक कौन सा है, राइजोफोरा या फाइकस या मैंजीफेरा या प्रोसीपस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, राइजोफोरा। ठीक है, राइजोफोरा क्या है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। और आपके मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, ये आपके डेल्टाई भागों में। जैसे कि आपका एग्जाम्पल एक हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है। आपको बताना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह किधर होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या अपघटक उपभोक्ता या उत्पादक या उत्पादक या उपभोक्ता या अपघटक। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या, पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। ठीक है, तो आपके उत्पादक में क्या आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे। ठीक है, उत्पादक में पौधे आ जाएंगे, और जो पौधों को खाते हैं वो क्या होते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो आपके क्या है, पौधों को खाने वाले कौन, उपभोक्ता में आ जाएंगे। ठीक है, और फिर आपका क्या है, अपघटक आएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आपको बताना जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो भारत में किस वर्ष पारित किया गया था, 1984 में, 1985 में या 1986 में या 1987 में। ठीक है, तो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में स्थापित किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, 1986। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। आपको बताना है जो आर्द्र क्षेत्र है उसमें से किन किन क्षेत्रों को रामसर का दर्जा प्राप्त है। चिल्का झील को लोकटक है, ये लोकटक होता है। ठीक है, सांभर झील और वुलर झील। तो आपकी जो चिल्का झील है, लोकटक झील है और सांभर झील, ये क्या है, रामसर का, इनको क्या है, रामसर का दर्जा प्राप्त है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्योंकि इन तीनों को, चिल्का झील, लोकटक झील और सांभर झील, इन तीनों को रामसर का दर्जा प्राप्त है। और अगर आपसे पूछ लेते कि चिल्का झील कहाँ पड़ती, तो आपकी चिल्का झील पड़ती है उड़ीसा में, ये आपकी पड़ती है उड़ीसा में। और आपकी जो लोकटक झील है ये मणिपुर में पड़ती है। और ये आपकी सांभर झील कहाँ पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ठीक है, आपको हाथी के झुंड के बारे में बताना है। तो आपके ऑप्शन है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। तो देखिए ये सही है बिल्कुल, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तो ये गलत है। देखिए हाथियों का जो झुंड होता है उसमें एक ही प्रकार के सदस्य नहीं होते। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड आपका ऑप्शन है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो ये आपका राइट आंसर है, जो बुजुर्ग हथनी होती है उसे ही झुंड के जो है नेता बनाया जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला भी आपका क्या राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है आपका, एक झुंड में हथनियाँ और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, कितने भी मतलब संख्या नहीं हो सकती है, बल्कि फिक्स होती है। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपका पहला और थर्ड सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी को ही झुंड का नेता बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा है, थर्ड वाला। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।